अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राय अब्दुल। अकाउंटिंग को बिज़नेस की लैंग्वेज भी कहा जाता है और हम जानते हैं कि कोई भी लैंग्वेज अल्फ़ाबेट से मिलकर बनती है। अकाउंटिंग के भी 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर हम उन अल्फ़ाबेट्स पे कमांड हासिल कर लें तो हम अकाउंटिंग को बड़ा ईजीली समझ सकते हैं। पूरी की पूरी अकाउंटिंग उन 5 अल्फ़ाबेट से बाहर नहीं है। वो अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं? एसेट, इनकम, लायबिलिटी, एक्सपेंस और कैपिटल। ये 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। पूरी की पूरी आपकी जो अकाउंटिंग है वो इन 5 अल्फ़ाबेट्स के गिर्द घूमती है। हम इनको देख लेते हैं। एसेट से मुराद क्या है? एसेट से मुराद हर वो चीज़ है जो बिज़नेस ऑन करता है और उसकी फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू है। ठीक है, हर वो रिसोर्स। अब रिसोर्स किसको कहते हैं? रिसोर्स उसको कहते हैं जो बिज़नेस ऑन करे और उसकी कोई मॉनिटरी वैल्यू हो, जो बिज़नेस के जो डेली के फंक्शंस हैं, जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें परफॉर्म करने में हेल्प करे। फॉर एग्जांपल लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, आपका कैश हो सकता है, आपका ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है। ह्यूमन रिसोर्स भी हमारा एसेट होता है, लेकिन उन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट में इसलिए रिकॉर्ड नहीं करते कि उनकी कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं है, लेकिन हम उन्हें भी एसेट कंसीडर करते हैं। ठीक, आपके एसेट की 2 टाइप्स आ सकती हैं। क्या था? एसेट हर वो चीज़ जो बिज़नेस ऑन करती है और बिज़नेस उससे फ़ायदा लेती है, वो एसेट कंसिडर होगी। इसकी 2 टाइप्स हैं। एक आपका आ जाता है करंट एसेट और एक आपका आ जाता है फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट से मुराद आपके वो तमाम एसेट्स हैं जिनकी आप कह सकते हैं जो लाइफ टाइम है वो एक फ़िक्स लाइफ टाइम है या वो उनके लाइफ टाइम 1 साल से कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कैश हो सकता है, आपकी सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, आपका कोई प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है। मतलब वो तमाम एसेट्स जिनकी जो लाइफ टाइम है वो 1 साल से कम है, उसे हम करंट एसेट कहेंगे। दूसरी तरफ जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं, तमाम वो एसेट जिनके जो लाइफ टाइम है वो 1 साल से ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपके कोई भी ऐसे जो एसेट, आपकी जो लैंड है, आपका बिल्डिंग है, आपके कुछ भी ऐसे जो एसेट है जिसकी लाइफ टाइम है वो 1 साल से ज़्यादा है, उसे हम अपना फिक्स एसेट कहेंगे। ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, आपके फर्नीचर फिक्सर, वो सब इसमें भी आ सकते हैं। दूसरा हमारा अल्फ़ाबेट क्या बनता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी से मुराद क्या है? हर वो चीज़ जो कंपनी ओ करती है, जो कंपनी का पे करना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अराइज किसके अगेंस्ट हुई है? कंपनी की जो डेली के फंक्शन हैं उन्हें परफॉर्म करने के अगेंस्ट वो आपकी जो लायबिलिटी है वो राइज होती है। फॉर एग्जांपल हमारे सैलरीज़ हो सकती हैं, हमारे रेंट हो सकते हैं, हमारा ऐसा कोई भी खर्चा हो सकता है जो कंपनी जिसको पे करने की पाबंद है, उसे हम लायबिलिटी कहेंगे। इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं। एक करंट लायबिलिटी हो सकती है और दूसरा आपका आ सकती है नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में मुराद आपकी सैलरीज़ हैं जो कंपनी पे करने की पाबंद विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। सैलरीज़, रेंट हो गया, इसके अलावा कोई भी ऐसी जो आपकी कोई अकाउंट पेबल है जो आपने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पे करना है, उसे हम लायबिलिटी कहेंगे। दूसरी तरफ जो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं उनमें आपके बॉन्ड्स आ सकते हैं, आपके कोई बैंक लोन है या कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो कंपनी ने पे करनी, कंपनी पाबंद है, लेकिन उसके लिए जो टाइम स्पैन है वो 1 साल से ज़्यादा का है। पहला क्या था? एसेट, दूसरा था लायबिलिटी। एसेट कंपनी ऑन करे जिससे कंपनी फ़ायदा उठाती है, और लायबिलिटी जो कंपनी ने पे करना है। ठीक, तीसरा हमारा आ जाता है एक्सपेंस। एक्सपेंस हर वो चीज़ जो कंपनी रेवेन्यू जनरेशन के अगेंस्ट अकर होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं हमने उसे फैक्ट्री से मंगवाना है, तो हमारा जो कैरेज होगा, हमारा जो फ्यूल होगा, हमारी जो डेली वेजेस होंगी, वो तमाम एक्सपेंस होंगी। एक्सपेंस हमारी जनरेट होती हैं रेवेन्यू जनरेशन के प्रोसेस में। ठीक है, हमारे तमाम तर जो खर्चे आएंगे, डेली वेजेस हो सकती हैं, हमारा टेली कैश, जो भी आपका आता है जो कंपनी एक्सपेंस कर रही है रेवेन्यू जनरेशन के लिए, उसे हम एक्सपेंस कहेंगे। हमारा वो कंपनी का खर्चा होता है। तीसरा आपका आ जाता है कैपिटल। कैपिटल से मुराद, कैपिटल के हेड में क्या आता है? जो भी आपकी कंपनी की इन्वेस्टमेंट, जिस इन्वेस्टमेंट से कंपनी स्टार्ट हुई है, कोई प्रॉफिट है, कोई लॉस है, मतलब हर वो चीज़ जिससे जो ऑनर्स है, जो ऑनर इक्विटी है, वो इफ़ेक्ट होगी, वो हमारी इस कैपिटल हेड के अंदर आएगी। कैपिटल में 2 हेड आ जाते हैं। कैपिटल को हम ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं। एक कैपिटल अकाउंट इसके अंडर आ जाता है, दूसरा ड्राइंग अकाउंट आ जाता है। कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे हमारी जो कंपनी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी, इसके अलावा हमारा कोई प्रॉफिट होता है, कोई लॉस होता है, वो तमाम हम इसमें इस हेड के अंदर लिखेंगे। जबकि दूसरे ड्राइंग्स में हमारा आ जाता है क्या, हमारा जो ऑनर है अगर वो कोई भी चीज़ ड्राइंग करता है, मतलब कोई पैसे विड्रॉ कर रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है प्रोडक्ट या सर्विस, वो हम इस हेड के अंदर लिखेंगे।
हमने कौन कौन से देख लिए, हमने एसेट देख लिया, हमने हमारा इनकम हमने अपना एक्सपेंस देखा, हमने लाइबिलिटी देखी, हमने कैपिटल देखा। पांचवा हमारा बनता है रेवेन्यू या इनकम। रेवेन्यू इनकम से मुराद क्या है, हर वो चीज़ जो कंपनी को रिसीव होगी उसकी प्रोडक्ट्स या उसकी सर्विस के अगेंस्ट। इसके मुराद प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट प्योरली आपकी पॉकेट में जाता है, लेकिन रेवेन्यू में से अभी हमने टैक्स पे करना होता है, हमने अपने एक्सपेंस है वो निकालने हैं। तमाम वो जो टोटल इनकम है उसे हम रेवेन्यू इनकम का नाम देंगे, जो हमें किसी प्रोडक्ट को सेल करके या किसी सर्विस को प्रोवाइड करके हासिल हो रही है। 5 अल्फ़ाबेट्स, एसेट, इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटी और हमारा कैपिटल। इन पांचों को हमने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। ये पांचों ही हमें पूरी जो अकाउंटिंग है उसको समझने में हेल्प आउट करेंगे। एक और कंसेप्ट बहुत सुनने को हमें मिलेगा डेबिट और क्रेडिट का, इसे डेबिट कर दो, इसे क्रेडिट कर दो। आसान अल्फाज में इनसे मुराद क्या है कि अगर आप एक पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसे हम डेबिट कहेंगे और आपकी जो राइट हैंड साइड है उसे हम क्रेडिट कहेंगे। इसके डिटेल अंडरस्टैंडिंग हम आगे जाके लेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप लोग इस चीज़ को माइंड में रखेंगे। डेबिट क्रेडिट से मुराद लेफ़्ट हैंड साइड को हम डेबिट, राइट को हम क्रेडिट लेंगे। अब डेबिट क्रेडिट के अंदर कौन सी अमाउंट किस तरह से आती हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सिंपल सा रूल मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो एसेट और एक्सपेंस है अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है, एसेट और एक्सपेंस जब भी वो इंक्रीज़ होंगे वो डेबिट साइड में आएंगे एंड वाइस वर्सा, ठीक। और आपका जो लाइबिलिटी, इनकम और आपका जो कैपिटल है जब भी वो इंक्रीज़ होंगे वो क्रेडिट में आएंगे। एसेट एक्सपेंस इंक्रीज़ होंगे डेबिट में, डिक्रीज़ होंगे क्रेडिट में। आपका लाइबिलिटी, इनकम और आपका जो कैपिटल है इंक्रीज़ होंगे क्रेडिट में, डिक्रीज़ होंगे डेबिट में। हम आगे चल के इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। अब कुछ प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं हम लोग कि हमारे जो अकाउंटिंग पूरी है वो किन पे बेस करती है, ठीक। वो प्रिंसिपल्स एक स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं, जिसे जो गैप के थ्रू मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाने का मकसद यही था कि हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम हो, ताकि अगर हम ग्लोबली कहीं भी बिजनेस करते हैं तो हमें उसमें ईज़ हो। प्रिंसिपल्स में से एक आ जाता है आपका गोइंग ऑन कंसर्न। इससे मुराद ये है कि जब भी कोई ऑनर बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो इस सोच के साथ स्टार्ट नहीं करता कि मैंने इस बिज़नेस को एक साल या 2 साल बाद वाइंड अप कर देना है। हमेशा यही आपकी सोच होती है कि आपने इस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म चलाना है, एक गोइंग ऑन कंसर्न बनेगी। हमारा अकाउंटिंग इसी पे बेस करती है कि हमारा जो बिज़नेस है वो एक लंबे अरसे तक चलता रहेगा। इसे हम गोइंग ऑन कंसर्न प्रिंसिपल कहते हैं। दूसरा प्रिंसिपल आपका आ जाता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इससे मुराद ये है कि आपका ऑनर और बिजनेस 2 सेपरेट एंटिटीज़ हैं। हम इन दोनों को एक कंसिडर नहीं करेंगे। हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट हमेशा ही ऑनर और हमारे जो बिज़नेस है उनको 2 सेपरेट एंटिटी करके, अगर ऑनर कुछ भी विड्रॉ करता है, कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको एक सेपरेट एंटिटी कंसिडर करेगा, ठीक। तीसरा हमारा आ जाता है कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल से मुराद क्या है कि आपका जो एसेट हम जो भी बिज़नेस परचेज़ करेगा उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में हमेशा उसकी जो कॉस्ट प्राइस या उसकी जो परचेज़ प्राइस है वो इंटर की जाएगी। अगर मार्केट में उसकी वैल्यू इनके ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो हम उससे इंटर नहीं करेंगे। अब उसको हम डील कैसे करेंगे वो हम आगे जाकर देखते हैं। लेकिन अब फिलहाल ये है कि आपने हमेशा ही हमारा जो एसेट परचेज़ हम कर रहे हैं उसको उसकी कॉस्ट प्राइस पर ही बुक्स ऑफ अकाउंट में इंटर करना है। एक और आपका कंसेप्ट आ जाता है रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल। इससे मुराद है कि आपने रेवेन्यू को तब बुक्स में लिखना है जब आप उसे अर्न करेंगे। अब अर्न करने से मुराद क्या है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और मैंने अपने कस्टमर को प्रोडक्ट दी, उसने मुझे कैश दिया, तो मैंने रेवेन्यू को अर्न कर लिया, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख लूँगा। लेकिन दूसरा केस क्या हो सकता है, कस्टमर मेरे पास आया और उसने मुझे डिमांड कीजिए कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन मैं आउट ऑफ स्टॉक था या मैं अभी डिलीवर नहीं कर सकता था, तो मैंने उसे कहा जी कि मैं आपको नेक्स्ट वीक ये डिलीवर कर दूँ। अब कस्टमर मुझे कैश दे गया, कैश मेरे पास आ गया, लेकिन मैंने उसके अगेंस्ट प्रोडक्ट या सर्विस अभी तक डिलीवर नहीं की, तो क्या मैंने रेवेन्यू अर्न कर लिया? नहीं। रेवेन्यू अर्न तब होगा जब मैं उस कैश के अगेंस्ट जो हमारी जो वैल्यू है वो डिलीवर कर दूंगा। लेकिन एक दूसरा सीन क्या है कि कस्टमर मेरे पास आया और उसने मुझे कहा जी प्रोडक्ट दो, मैंने उसे अपनी प्रोडक्ट की सर्विस दे दी, लेकिन उसके पास कैश नहीं था। वो मुझसे प्रॉमिस कर गया जी कि मैं आपको नेक्स्ट वीक कैश दे दूंगा। अब मैंने अपनी प्रोडक्ट उसे दे दी लेकिन कैश रिसीव नहीं किया, लेकिन इस केस में मैंने रेवेन्यू अर्न कर लिया है।
क्योंकि जो मेरा बिज़नेस एक्टिविटी थी वो परफॉर्म हो चुकी है। अब मैं उससे जो पैसे मैंने लेने हैं उसे मैं अपने अकाउंट रिसीवेबल का हेड बना के उसमें लिखूंगा, लेकिन मैं उन्हें अपना इंटर कर लूँगा क्योंकि मैंने रेवेन्यू अर्न कर लिया है। इसे कहते हैं रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल, कि रेवेन्यू को तब लिखा जाएगा जब आप उसे अर्न करेंगे। चौथा हमारा प्रिंसिपल आ जाता है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल से मुराद क्या है कि आपके जो रेवेन्यू हैं वो एक्सपेंसेस के साथ मैच करने चाहिए। आपके रेवेन्यू को जनरेट करने में जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो और एक्सपेंस हमेशा इक्वल होने चाहिए। यहाँ एक और कंसेप्ट आ जाता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री इससे मुराद क्या है कि आपका डेबिट और क्रेडिट हमेशा सेम होना चाहिए। जिस अमाउंट से आप कुछ डेबिट करेंगे उसी अमाउंट से आपको क्रेडिट भी करना पड़ेगा, ताकि एट दी एंड आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल आए। एक और कंसेप्ट हमारा आ जाता है यहाँ पर, जिसे हम कंजर्वेटिव कंसेप्ट भी कहते हैं। इससे मुराद क्या है कि आपने अपने प्रॉफिट को तब एंटर करना है जब आप उसे अर्न कर लेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मुझे श्योर हूँ जी कि नेक्स्ट वीक मैं 50,000 अर्न कर लूँगा प्रॉफिट, लेकिन मैं इसे बुक्स में नहीं लिख सकता क्योंकि मैंने अभी तक इसे अर्न नहीं किया है। लेकिन दूसरे केस में अगर मुझे ये डाउट है कि मुझे नेक्स्ट वीक 50,000 का लॉस हो जाएगा, कि मेरी प्रोडक्ट की प्राइस गिर जाएगी या कुछ ऐसा इशू बनेगा, कोई टैक्स अप्लाई हो जाएगा, तो मैं उसे बुक्स में लिख लूँगा। प्रॉफिट तब लिखेंगे जब अर्न कर चुकेंगे, जबकि लॉस अगर आपको डाउट है, अगर आपको है कि मुझे डाउट होगा, तब भी आप उसे बुक्स में एंटर कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ बेसिक से कंसेप्ट थे जो हमने देखे। अब आगे चल के हम अकाउंटिंग के जितने भी अकाउंटिंग साइकिल है उस पर हम गौर करते हैं नेक्स्ट।